आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मार्केट पे बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं, जिनके पास 3 दशक का अनुभव है। गोल्डमैन सैक्स, डीएसपी मेरिल लिंच, सीएलएसए के साथ काम कर चुके हैं। इनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड इस मॉर्निंग। बाज़ार में इस अर्निंग सीजन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक जो नंबर्स आए हैं या क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, उनको देखकर लग रहा है क्या कि इस बार फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी और बाज़ार यहाँ से क्या रुख अपनाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर अपना या फोर्थ क्वार्टर शुड आई से फोर्थ क्वार्टर FY 25 जो आखिरी क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसके नंबर जो आप देखें तो काफी पुअर थे। और मतलब आप जो निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि निफ्टी 50 को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखना चाहिए, निफ्टी 50 से फाइनेंशियल अलग करो, निफ्टी 50 से कई लोग बोलते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अलग करो। लेकिन जब कंसोलिडेटेड निफ्टी 50 के अर्निंग्स आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में जो नंबर आए थे, वो नेट प्रॉफिट ग्रोथ 1% भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव जो मतलब जो लोग मार्केट में इतने सालों से नेवर एक्सपेक्टेड कि नंबर इतने खराब आएंगे, तो वो उसकी वजह से उम्मीदें ज्यादा है ये क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के लिए। और मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी सेक्टर वाइज। लोग बोल रहे हैं कि सीमेंट में नंबर अच्छे आएंगे, आईटी में अच्छे शायद ना आए। तो ये मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी सेक्टर बाय सेक्टर रादर देन ब्लैंकेट की हर एक नंबर खराब होने वाला है। आईटी की बात की आपने। अब तक हमने टीसीएस के नंबर्स देखे, एचसीएल टेक के नंबर्स देखे, आज हम करेक्ट। टेक महिंद्रा के नंबर्स देखेंगे। आईटी पर, खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है अब? मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी, मिड कैप की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से एआई का पेनिट्रेशन अमेरिका में हो रहा है, मेरा छोटा बेटा सैन फ्रांसिस्को में, ही लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, और उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री काबिल की है। तो वो भी बोलता है कि डैड आप देखो, जिस तरह से एआई पेनिट्रेट हो रहा है, जिस तरह से एआई में डेवलपमेंट्स आ रही है, उसका भी ये कहना है। और दूसरे मतलब वो तो बच्चा है, बट रिसेंट ग्रेजुएट है, लेकिन आप देखिए कि एक्सपर्ट्स को भी पूछिए तो वो लोग, और अमेरिका के एक्सपर्ट्स, इंडिया के एक्सपर्ट्स, सब बोल रहे हैं कि जो बॉटम लेयर है आईटी सेक्टर का, उसमें जॉब लॉसेस की संभावना ज्यादा है बिकॉज ऑफ एआई। और आगे बढ़ के कितना एआई कितना स्मार्ट होता है, कितना अपने आप सेल्फ लर्निंग मोड में जाता है, तो और भी आईटी सेक्टर एज यू गो अप द पिरामिड, और भी आईटी सेक्टर के अंदर जॉब लॉसेस का खतरा है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो इंडियन आईटी कंपनीज करती आ रही है, उनको भी इनोवेट करना पड़ेगा। ये जो एक बात है जो मुझे लगता है सलील पारेख, इन्फोसिस के जो सीईओ है, उन्होंने बताई थी, विच आई थिंक इज द राइट आंसर, कि आई कंपनियों को एआई एनेबल करने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से आपको याद होगा 2000 साल 2000 में Y2K का इशू था, तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज की तारीख में वो उसका भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स नहीं देख पाए। हम्म। ओके, अच्छा गौतम सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार। सेक्टर्स पे और वैल्यूएशंस पे आऊँ उससे पहले थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे और एफआईज की इंडियन मार्केट्स को लेकर जो अप्रोच है उससे बातचीत करना चाहूँगा। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से जी। इन स्टेट को और बारीकी से देखते होंगे। आ, लगातार कैश सेलिंग, शॉर्टिंग इंडेक्स में, और स्पेशली जेन स्ट्रीट के बाद थोड़ा सा इंडेक्स मैनिपुलेशन जो सेबी ने रिस्ट्रिक्ट करने पे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, उससे एक्सपायरी स्विंग विजिबल नहीं है। खैर उसको छोड़ते हैं। इंडेक्स पर और बाजार पर, इंडियन मार्केट्स पर जो प्लेसमेंट है एफआईएस की, वो नेगेटिव क्यों है और कब तक रहेगी, इस पर आपका विचार क्या है? देखिए, आपकी बात जो है वो सही है। और ये भी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई, अब देखिए, इस साल जनवरी से कल तक जो नंबर्स आए हैं कि करीबन 3.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का। लेकिन उसके उसके साइड में आप देखिए, जो एफआई सेलिंग आई है, करीबन 75,000 करोड़ का सेलिंग हैज कम ईयर टू डेट। तो उसकी क्या वजह है, क्या है? नंबर वन रीजन जो मैं बताऊं इज वैल्यूएशन। आज की तारीख में अपना वैल्यूएशन सबसे हाईएस्ट है।
पूरे विश्व में। मैं लार्ज इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ। और एट 22-23 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पीई की बात कर रहा हूँ मैं। वी आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव vis-a-vis अपने खुद के 5 और 10 साल के एवरेज, नॉट ओनली दैट, बट उसके अलावा आप बाकी के एशिया और इमर्जिंग मार्केट्स की जो कंपैरिजन में देखें, वी आर मोर एक्सपेंसिव। आप देखिए इवन S&P 500 जो अमेरिका का सबसे विश्व प्रमुख इंडेक्स है, उसके उसके प्रमाण में भी देखिए तो वी आर मोर एक्सपेंसिव। सो ये हो गई बात, पहली बात। दूसरा, जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने बात की कि हमारा जो पिछले क्वार्टर, फर्स्ट या फोर्थ क्वार्टर FY 25 का जो अर्निंग्स मोमेंटम रहा है वो काफी मतलब नाजुक रहा है। लेकिन अमेरिका में फर्स्ट क्वार्टर, मतलब ये जनवरी से मार्च का क्वार्टर, S&P 500 के लिए आप नंबर देखिए। ओवरऑल S&P 500 अर्निंग्स EPS ग्रोथ की जो बात कर रहा हूं वो 12% था। 12%। ओके, नंबर वन। नंबर टू, उसमें से जो लोग बोलेंगे लेकिन जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, एप्पल है, एनवीडिया है, उनका अर्निंग्स ज्यादा था। सही बात है। उनका अर्निंग जो मैग्निफिसेंट सेवन जिसको बताते हैं, उसका अर्निंग्स था करीबन 31 या 32%। लेकिन बाकी की 493 कंपनीज का भी अर्निंग्स 9% था। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि जो आप अमेरिका में एसेट एलोकेटर हो या फंड मैनेजर हो, और जब आपको लगता है कि हमारे खुद के देश में इतना अर्निंग्स ग्रोथ आ ही रहा है, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? सो देर आर टू इश्यूज। और जो तीसरी मैं जो बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ग्रोथ, जो मैंने बताई अबाउट इंडिया, जो अगले साल की मैं जो जो बात देखूं, कोरिया, ताइवान और चाइना, एशिया के अंदर ही तीन ऐसे बड़े मार्केट है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 14 से 16% की रेंज में है। अपनी बात हो रही है 14 से 15%, लेकिन ये तीन बड़े मार्केट्स हैं जहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी भारी है। तो मुझे लगता है ये तीन वजह वजह के लिए मुझे लगता है कि FIs फिलहाल इंक्रीमेंटली कोई बड़ा निवेश नहीं कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा गौतम सर, यहाँ आते हैं अब। चलिए, अब इंडेक्स की प्लेसमेंट, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट इन इमर्जिंग मार्केट्स कैसी है, उस पर आपने अपना विचार रखा। जी। अब आप देखिए ना, ये जो हमारी 25-200 तक का, 600 तक का सफ़र था, उसके पीछे कहानी क्या थी? हमारे यहाँ रेट कट्स हुए, इतनी छोटी अवधि में इतना बड़ा रेट कट, और लिक्विडिटी की जो कमी थी, RBI ने उसको पिछले 6 महीने में बहुत ही मजबूत तरीके से एड्रेस किया, और वो कंफर्टेबल है। आपने ये भी देखा, टैक्स कट भी देखा, तो कंज्यूमर स्पेस को आप कैसे ले रहे हैं? कंजम्पशन की स्टोरी को आप चेस कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पे इस वक्त इस प्राइस पे, या स्पेशली योर टेक ऑन FMCG राइट नाउ, जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स थी उसके बाद? आपकी बात सही है कि सरकार भी उसकी तरह, मतलब सरकार को भी ये समझ आ गई है कि कुछ करना पड़ेगा। तो RBI ने तो अपना काम कर दिया। ऊपर से आप देखिए कि ये पहले 5 महीनों में, 2025 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये साल के पहले 5 महीनों में सरकारी कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, वो करीबन 41% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। दैट इज ग्रेट। सेकंड, तीसरी बात होगी रिगार्डिंग जो CRR कट जो सितंबर से शुरू होगा, करीबन 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब, और ऑफ कोर्स चौथी जो भाग है, जो चौथा विषय है, इट इज मानसून। तो मानसून अब तक तो इट सीम्स टू बी गोइंग फाइन, बट जो मानसून भी सही रहे तो मुझे लगता है कंजम्पशन डेफिनेटली वापस आए। और कंजम्पशन क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स, इफ यू लुक, हर एक सेक्टर में एक या दो कंपनियां हैं जो बाकी कंपनियों से अच्छा कर रही है। अभी आप देखिए फॉर एग्जांपल QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री में आप देखिए, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो डोमिनोज पिज्जा बनाती है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए और बाकी सबका परफॉर्मेंस देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। सिमिलरली फुटवेयर में आप देखिए, रिलैक्सो हो या बाटा हो या खादिम हो, ये सब कंपनीज के अर्निंग्स में गिरावट आई है या हैव बीन फ्लैट। लेकिन आप देखिए मेट्रो ब्रांड्स तो लगता है कि वो कोई दूसरे कंट्री में ही ऑपरेट कर रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल कंजम्पशन में यू विल फाइंड होप इज कि ये कंजम ये जो स्टेप सरकार ने लिए हुए हैं, RBI ने लिए हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले एक या दो क्वार्टर में आना चाहिए। बट विद इन द कंजम्पशन स्पेस देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जहां पे ये ये जो स्टेप सरकार ने लिए उसके बावजूद भी दे आर डूइंग वेरी वेल, इवन बिफोर दैट दे वर डूइंग वेल।
ओके, आप इस समय कौन सी थीम्स में फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? कहाँ पर आपको लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा है, जहाँ पर आप डबल डाउन कर रहे हैं या फिर टॉप अप कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ईएमएस क्षेत्र जो मुझे बरसों से वी बीन बिग फैंस ऑफ ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स में गिरावट या करेक्शन आया हुआ है, तो मुझे लगता है दैट इज एरिया नंबर वन। दूसरा एरिया जो मुझे लगता है इज अ मल्टी डेकेडल स्टोरी अपने देश में इज पावर, वेदर इट्स पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों जो ये जो पूरा जो पावर का सप्लाई जनरेशन से एंड कंज्यूमर तक का जो बीच पूरा सप्लाई चेन है, मुझे लगता है कि दैट इज अ मल्टी डेकेडल स्टोरी। कुछ कुछ ओवर वैल्यूएशन आ चुका है विद इन सर्टन पॉकेट्स ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कि कंपोनेंट सप्लायर्स है, जनरेटर्स भी आप देखिए पिछले करीबन 12 महीनों में उनका 25 से 30% गिरावट आई है वो स्टॉक्स में। एंड इट इज वर्थ रीलुकिंग एट जनरेटर्स, इट इज वर्थ रीलुकिंग एट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज, जो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो वहां पे मुझे लगता है कि इट इज अ बाय एंड होल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 से 5 साल तक अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, ईएमएस पे मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन इसमें वैल्यूएशन का रिस्क नहीं लगता आपको? डिक्सन फॉर एग्जांपल जिस वैल्यूएशन पर है, या बाकी स्टॉक्स भी जिस वैल्यूएशन पर हैं, आज का टॉप गेनर्स में डिक्सन शामिल है, वैसे एक रिस्क नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर? नहीं, आपकी बात सही है, और ये सवाल हर एक फॉरेन इन्वेस्टर भी, एफआई भी वही पूछता है कि भाई जो डिक्सन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो डिक्सन ताइवान में लिस्टेड होता तो शायद उसको 75 या 80 टाइम्स 1 साल का फॉरवर्ड या 2 साल का फॉरवर्ड पी मल्टीपल ना मिलता। वो बात सही है, लेकिन आप डिक्सन, या मैं एग्जांपल डिक्सन की दे रहा हूँ, वी डोंट, हम लोग, हमारे पोर्टफोलियो में डिक्सन नहीं है, बट लेकिन डिक्सन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप उसका ग्रोथ रेट देखिए ना, रेवेन्यू ग्रोथ रेट हर हर क्वार्टर में 80 से 100% का रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रहा है ये कंपनी। मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। और वो वजह से मुझे लगता है कि सरकार, मार्केट सॉरी, ये एक कंपनी जो है जिसको मतलब जिस तरह से जुबिलेंट है क्यूएसआर स्पेस में, या मेट्रो मेट्रो है फुटवेयर स्पेस में, डिक्सन ऑल्सो इज इन द ईएमएस स्पेस। उसको यहाँ का मल्टीपल मिलता है, बाकी सब नीचे है। तो मुझे लगता है डिक्सन इज अ क्लियर विनर। और उतना ही नहीं, जो मार्केट ऑल्सो फॉलोज इट एंड लव्स दैट स्टॉक। सो उस उसमें वैल्यूएशन गिरावट, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बड़ी गिरावट आएगी। जो गिरावट आएगी इट विल बी ओनली इफ दे अंडर परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक क्वार्टर। लेकिन मुझे, आई स्टिल थिंक विद इन द ईएमएस स्पेस, जो डिक्सन आपको महंगा लगता है, लेकिन उसके बाद जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कंपनियां है, उनके वैल्यूएशन इतने बुरे नहीं है। चलिए गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट पर अपने विचार रखे, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस डे सर।